नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए हम आज पहुंच चुके हैं अवहट्ट पर। तो हमारा आज का प्रकरण है अवहट्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अवहट्ट देखिए, हिंदी के सही विकास क्रम के अंतर्गत सबसे पहले हमने वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश पर चर्चा कर ली है। आज इसी श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं इस विकास यात्रा को लेकर के अवहट्ट पर। तो अवहट्ट क्या है वास्तव में? तो ये अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। इसे अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। माना जाता है। इसमें तत्सम शब्दों की तुलना में देसी और अरबी फारसी शब्दों का समावेश ज्यादा मिलता है। इसमें तत्सम शब्दों की तुलना में देशी और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है, मिलता है। इसके अलावा देखिए, इसे अपभ्रंश एवं भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन माना जाता है। इसे अपभ्रंश और भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन कड़ी के रूप में जाना जाता है। कड़ी माना जाता है। माना जाता है। अब देखिए, इसके कुछ प्रमुख कवि हैं। तो उन प्रमुख कवियों का कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं अवहट्ट के, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रमुख साहित्यकार साहित्यकार या आप कवि बोलना चाहे, जो भी बोलना चाहे, कौन कौन है? तो सबसे पहले हमारे सामने एक नाम आता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ये वास्तव में एक मैथिली कवि है। ध्यान दीजिएगा, मैथिली कवि है। ये कौन है? तो मैथिली कवि है। ये मैथिली कवि ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर वर्ण रत्नाकर में इसे सबसे पहले प्रयोग किया। इसे सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है। जो ये
ज्योतिषेश्वर ठाकुर जी हैं, ये एक मैथिली कवि हैं और ऐसा माना जाता है कि ये मिथिला के जो कर्नाट राजवंश था, मिथिला का कर्नाट राजवंश था, उसके ये दरबारी कवि हुआ करते थे 1300 से 1324 के बीच में। ठीक है, तो ये अतिरिक्त मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि जो ज्योतिषेश्वर ठाकुर जी हैं, ये मिथिला मैथिली कवि इसलिए तो कहा जाता है इनको, क्योंकि ये मिथिला के कर्नाट राजवंश के दरबारी कवि हुआ करते थे 1300 से 1324 के बीच में। और उस समय जो कर्नाट वंश के राजा थे हरसिंह देव जी थे। ठीक, एक नाम ये है और सबसे महान एक नाम दिखाई पड़ता है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान, देखिए ये एक मुल्तान के कवि हैं। कहाँ के हैं? तो मुल्तान कवि हैं ये, मुल्तान कवि। आप जानते हैं मुल्तान कहाँ है? ठीक है, मुल्तान कवि है ये, पाकिस्तान स्थित मुल्तान के कवि थे। और इनका एक ग्रंथ है संदेश रासक। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? संदेश रासक। ये वास्तव में विप्रलंब श्रृंगार या विरह का वर्णन करता है। ये संदेश रासक एक ग्रंथ है जो विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार अर्थात विरह का वर्णन करता है। इस संदेश रासक ग्रंथ के अंतर्गत विरह से पीड़ित एक नायिका का अपने प्रिय को पथिक के द्वारा संदेश भेजने का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, संदेश रासक एक इनका महानतम ग्रंथ है अब्दुल रहमान साहब का, ये मुल्तान के कवि हैं। और इस संदेश रासक को विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार या विरह विरह मतलब इसमें जो है विरह का वर्णन या विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन दिखाई पड़ता है हमें। और इस ग्रंथ के अंतर्गत विरह से पीड़ित एक नायिका का अपने प्रिय को पथिक के द्वारा संदेश भेजने का वर्णन इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक, और ये जो संदेश रासक है, ये मार्क माय पॉइंट, संदेश रासक ये विरह प्रथम विरह काव्य माना जाता है। हिंदी जगत का ये प्रथम विरह काव्य माना जाता है। ठीक है, तो इसे प्रथम विरह काव्य भी कहा जाता है, प्रथम विरह काव्य कहा जाता है, विरह काव्य। या हम ऐसे कह सकते हैं किसी मुस्लिम कवि के द्वारा हिंदी अपभ्रंश का प्रथम विरह काव्य। ठीक है, जो संदेश रासक है किसी मुस्लिम कवि के द्वारा रचित हिंदी अपभ्रंश का प्रथम विरह काव्य माना जाता है। किसे माना जाता है? तो संदेश रासक को। इसमें वर्णन क्या है? तो इसमें विप्लव श्रृंगार का वर्णन है अर्थात वियोग श्रृंगार का अर्थात विरह का वर्णन है। और इस विरह के वर्णन में विरह से पीड़ित एक नायिका का अपने प्रिय को पथिक के द्वारा संदेश भेजने का वर्णन दिखाई पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अब्दुल रहमान मुल्तान के कवि हैं, इनके ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। और ये जो संदेश रासक ग्रंथ है ये प्रथम विरह काव्य कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम कवि के द्वारा रचित हिंदी अपभ्रंश का प्रथम विरह काव्य संदेश रासक को माना जाता है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है पंडित दामोदर पंडित। दामोदर पंडित, इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये जो है दामोदर पंडित वास्तव में बनारस के निवासी थे। और ये जो युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है ये हिंदी का प्रथम व्याकरणिक छंद माना जाता है। सॉरी, ग्रंथ व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे हिंदी का
प्रथम व्याकरण छंद माना जाता है, प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। पंडित दामोदर पंडित जो है ये एक व्याकरण है, अर्थात व्याकरण के विद्वान हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसे हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही मशहूर नाम है विद्यापति, विद्यापति। इनके दो ग्रंथों का नाम हमको दिखाई पड़ता है, एक है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इस कीर्ति लता ग्रंथ के अंतर्गत विद्यापति का एक कोट दिखाई पड़ता है, एक कथन दिखाई पड़ता है कि देसिल बहना सबजन मिठा, देसिल बहना सबजन मिठा, देसिल बहना सब जन मिठा, तम जैसन जम्प्यो अभट्टा, तम जैसन जम्प्यो अवहट्टा। अवहट्टा तो इनका ये जो ग्रंथ है उसमें ये हमको लाइन दिखाई पड़ती है कि देसिल बहना सबजन मिठा ते तम जैसन जम्प्यो जम्प्यो अवहट्टा, यानी वास्तव में सबसे जो मधुर भाषा है वो देसी भाषा ही है, ऐसा कुछ प्रकरण हमको दिखाई पड़ता है। तो ये विद्यापति के दो ग्रंथ हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। याद रखिएगा अवहट्ट के अंतर्गत सबसे जो मशहूर ग्रंथ है वो है संदेश रासक, अब्दुल रहमान का, मुल्तान के कवि हैं, और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदेश रासक पर विशेष शोध कार्य किया है, और इस विशेष शोध कार्य को करते हुए उन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष चर्चा थी, एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया था, क्योंकि हमने वैदिक संस्कृत पे बात की, हमने लौकिक संस्कृत पे बात की, हमने पाली पर विस्तार से बात की, प्राकृत पे बात की, अपभ्रंश पे बात की, और अवहट्ट एक छोटा सा टॉपिक था जिस पर हमने आपके समझ कुछ बिंदु रखे। ठीक है, अवहट्ट, अवहट्ट का तात्पर्य क्या है तो मैंने बताया कि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप ही अवहट्ट कहलाता है, और वास्तव में ये जो अपभ्रंश और भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की एक संक्रमणकालीन कड़ी है, और इसमें तत्सम शब्दों की तुलना में देसी शब्द और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है हमको। इसके अलावा देखिए इसके कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं, जैसे मैंने आपके सामने नाम रखा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इन्होंने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर के अंतर्गत इस अवहट्ट का पहली बार प्रयोग किया है। और जो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे ये मैथिली कवि थे, अर्थात मिथिला के कर्नाट राजवंश के ये दरबारी कवि हुआ करते थे 1300 से 1324 के बीच में, और उस समय कर्नाट राजवंश के राजा थे हरसिंह देव जी। ठीक है, फिर अब्दुल रहमान पे हमने बात की ही कि ये मुल्तान के कवि हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। इसे किसी मुस्लिम कवि के द्वारा रचित पहला विरह काव्य माना जाता है, और यहाँ तक कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, क्योंकि उन्होंने इस संदेश रासक पर विशेष शोध कार्य किया। और इस संदेश रासक में विरह से पीड़ित एक जो महिला है वो अपने प्रिय के पास पति के द्वारा संदेश भेजती है, इस तरीके का इसमें वर्णन दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा दामोदर पंडित जो बनारस के रहने वाले थे, इनका एक ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ये वास्तव में एक
बहुत बड़े व्याकरण थे, अर्थात व्याकरण के विद्वान थे, और इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है। और उसके अलावा मैंने बात की कि विद्यापति, इनके दो ग्रंथ हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, एक है कीर्ति लता और एक कीर्ति पताका। कीर्ति लता में ये हमको लाइन देखने को मिलती है कि देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तम जैसन जम्प्यो अवहट्टा। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे जो हमने आपके समक्ष रखे, और इस तरीके से हमने जो हिंदी के उद्भव की और विकास की यात्रा शुरू की थी, आज उसके हम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। अब इसके आगे दो ही प्रकरण बच रहे हैं, खड़ी बोली और फिर सीधे हिंदी, और उसके बाद में फिर हम हिंदी की बोली और उसके व्याकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मैं बार बार आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मनोबल मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा बेहतरीन कार्य कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।